हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 9th का मॉडल सेट कर रहे हैं, ठीक है, टर्म 2 के लिए। और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग सेट 3 देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने सेट 1 और सेट 2 अच्छा से किया है ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा, अब रिपीट करेगा, ठीक है, यानी दोबारा वही क्वेश्चन आएगा। तो चूँकि आप उसको पढ़े हैं तो इसको आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से देखिए कुछ नहीं होता है लाइफ में। अगर अच्छा करना है, आगे आपको 10th है, बोर्ड है, इंटर है, बीए है, बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है। तो अभी से ही मेहनत करने की आदत डालिए और सेट 3 को पहले खुद से सोल्व कीजिए। सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप फिर 40/40 जो एग्ज़ाम में हमको लाना है 40 में 40, वो हम लोग ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप पहले खुद से बनाइएगा। फॉर्मेट वही है, पता है आपको, हम बता चुके हैं कि आपको शुरू वाला जो वेरी शॉर्ट है, अति लघु, उसमें आपको 7 में 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो आपका लघु है, शॉर्ट वाला, उसमें भी आपको 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करना है। और जो आपका दीर्घ है यानी लॉन्ग वाला, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करना है 5 में, ठीक है। इसमें आपको 2-2 नंबर का है तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ये 3-3 नंबर का है तो 15 यहाँ से मिल जाएगा। ये 5 नंबर का है तो यहाँ से भी 15 मिल जाएगा। और 40 तो हम लोग ले ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए है। क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा सेट 2 में था। 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, माना कि जो चौथा कोण है वो कितना है, वो है आपका x डिग्री, ठीक है। तो अगर चौथा x है तो हम लोग जानते हैं ना कि चारों कोण को जोड़िएगा चतुर्भुज का, तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका 110 और 90, 200, ये हो गया 270, ठीक है। प्लस x बराबर कितना हो गया, 360। यहाँ से x का मान कितना आ जा रहा है, 360 माइनस 270 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो x कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति में बोलता है BOC दिया हुआ है, BAC का मान निकालिए, ठीक है। आकृति देखिए, बिल्कुल पहले के जैसा क्वेश्चन है, बहुत बार इसको बना चुके हैं, आप खुद से बनाइए। हमको लगता है आप बना चुके होंगे। सिंपली क्या होता है, BAC क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि BOC का आधा होता है, ठीक है। यानी 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर बोलता है कि किसी दिए हुए किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री का कोण, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा किरण है B और A, ठीक है। ये कोई मेरा किरण है, यहाँ पे ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। तो बनाने का तरीका ये है कि आप B को केंद्र मानकर, ठीक है, और एक चाप खींचिए, कोई भी एक त्रिज्या का। मान लीजिए ये मेरा चाप है, ठीक है, चाप खींच लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे C पे कटा ना, C है ये, तो अब C को केंद्र मानकर और वही त्रिज्या लेकर के, यानी ये BC त्रिज्या लेकर के, ठीक है, हम लोग फिर से चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला चाप कटेगा, ये होता है 60 डिग्री। कितना होता है ये हम लोग का होता है 60 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। ये 60 होता है, हाँ। अब हमको इसको आधा करना है। इसको आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए मेरा ये D है, ठीक है। तो ये D हो गया, ये C हो गया, हाँ। अब C पर रखेंगे, C को केंद्र मानेंगे और D को केंद्र मानेंगे, ठीक है। और एक कोई दूसरा चाप भी ले सकते हैं आप, और दोनों से चाप काटेंगे। तो C का चाप मान लीजिए ऐसे कटा और D का चाप मान लीजिए ऐसे कटा, ठीक है। तो अब इस बिंदु को, ये जो बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए। मिलाइएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए इस तरह का बनेगा आपका 60 डिग्री का समद्विभाजक हो जाएगा ये, हाँ। तो 60 डिग्री का समद्विभाजक कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यही मेरा कितना है, 30 डिग्री है। बात समझ में आ रही है, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अगर आप रचना 2 नंबर का है तो रचना लिखने का बहुत ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। रचना के चरण क्या करेंगे, जो हम लोग का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, प्रारंभिक, क्या लिख दिए, थोड़ा सही से लिखिए इसको, प्रारंभिक
प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, बी को केंद्र मानकर एक त्रिज्या के साथ, ठीक है, चाप खींच लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरा में ये कीजिएगा, ठीक है, उसी चाप पर बिंदु सी मिलेगा आपको, जैसा दिख रहा है, बिंदु सी को केंद्र मानकर, ठीक है, चाप खींचें। तो चाप खींचेंगे फिर से, ठीक है, सी को केंद्र मानिएगा और बी सी को त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, सी को केंद्र तथा सी बी को त्रिज्या लेकर चाप खींचें, ठीक है। चाप खींच लिए। इस प्रकार जो हम लोग को सी डी मिलेगा, इस प्रकार, ठीक है, जो सी डी होगा, है ना, सी डी, तो ये सी डी कितना होगा, ये आपका होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो सी डी 60 डिग्री हो गया। अब इसका समद्विभाजक कर देंगे, तो वो क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सी डी का समद्विभाजक खींचें, ठीक है, इस प्रकार बी पर 30 डिग्री कोण प्राप्त होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर में क्या है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हीरो सूत्र से निकालिए। यहाँ पे आपको ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है, कर सकते हैं, ठीक है। ए है हम लोगों का 18, बी है 10 और सी है 42, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आप, ये हम लोग हर मॉडल सेट में किए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप खुद से बना करके दिखाइए, बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, सब मॉडल सेट में था, तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको आप हमको बना करके दिखाइएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए कुछ सब प्रैक्टिस कीजिए, माध्य भी हम लोग हर क्वेश्चन में किए हैं ना, ठीक है। क्या होता है, ये होता है प्रेक्षणों का योग बटा का प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल 5 प्रेक्षण है, तो ऊपर में सबको जोड़ के नीचे में 5 से भाग कर देना है। तो ये भी आप खुद से बनाइए, ठीक है। अब बना करके हमको कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये हर जगह आ रहा है, ये ना, ये रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है तो बार बार एक ही चीज़ में हमको नहीं पड़े रहना है, ठीक है। खुद से बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, सारा मॉडल सेट में था, इसको आप बना करके दिखाइए। फिर देखिए इसमें आपको बोलता है कि इस पूरे का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आपको खुद से बनाना चाहिए, और हमको उम्मीद है आप बनाए होंगे। ऐसे बहुलक होता क्या है, तो बहुलक होता है, ठीक है, जो आपका आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है ना, तो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा यही ना होता है, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा, ठीक है। सबसे अधिक बार देखिए कौन आ रहा है, देख लीजिए। तो आप देखिएगा कि हमको लगता है कि जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 9 को देखिए कितना बार आ रहा है, 9 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो 9 आपका आ रहा है 4 बार। हाँ, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 9 जो है वो कितना बार आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4, तो खैर 4 कितने बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 ही बार आ रहा है, ठीक है। तो 4 हमारा कितने बार आ रहा है,
3 टाइम्स यानी 3 बार आ रहा है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप 4 बार, ये आ रहा है आपका 3 बार, ठीक है। फिर आप देखिए 6 कितना बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। 6 भी आपका कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 7 देख लीजिए, 7 कितना बार आ रहा है, 7 देखिएगा तो यहाँ से 1 बार, 2 बार, ठीक है। तो 7 आपका हम लोगों का 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप सबको देख सकते हैं। 5 देखिएगा तो 5 भी आपका 2 ही बार आ रहा है, 3 2 भी कम, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 9 आ रहा है ना। 9 कितना बार आ रहा है देखिएगा, तो 9 आ रहा है आपका 1 2 3 4, तो 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा कौन हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, पता कर रहे थे कि कौन कितना बार आया है। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में क्या है, 7 में आपको बोलता है कि क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज 40 गेंद में 10 बार चौका लगाती है, तो चौका ना मारने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आप चौका मारने का प्रायिकता निकाल दीजिए, ऐसे लिखिए, प्रायिकता किसका, चौका मारने की, ठीक है, चौका मारने की। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, वह गेंद जिसमें चौका मारा गया, तो कितना चौका मारा गया है, 10 बार मारा गया है, और कुल गेंदों की संख्या कितना है, 40 है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिएगा इसके बाद प्रायिकता चौका ना मारने की, ठीक है, ना मारने की। तो याद रखिएगा कि अगर आप मारने की निकाल लिए हैं और ना मारने की निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 1 में घटाना पड़ता है, ठीक है। जो भी मान आया उसको 1 में घटा दीजिए, तो आपको चौका ना मारने की निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेने से 4 - 1 यानी 3/4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ना मारने की जब भी पूछे तो पहले उसका करने वाला निकाल लीजिए, जो भी करने वाला आएगा, ठीक है, उसको 1 में माइनस कर देंगे तो नहीं करने वाला हो जाता है, ठीक है ना। देखिए हम 7 बना दिए हैं, लेकिन आपको कोई 5 बनाना है, तो आपको जो 5 अच्छा लगेगा ना 7 में वो आप बनाइएगा, ठीक है। सेक्शन ए पूरा हो गया। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए सेक्शन बी देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है, सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। क्या बोलता है कि आपको ये बताना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो देखिए ये हम लोग क्वेश्चन जो है वो क्या किए हैं, बना चुके हैं, किसमें, मॉडल सेट 2 में। सेट 2 का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेट 2 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था। उसमें हम लोग क्या दिखाए थे, हम आपको दिखा रहे हैं ना। उसमें हम लोग ये दिखाए थे कि कोई भी विकर्ण है, मान लीजिए अगर आपके पास में कोई समांतर चतुर्भुज है, जैसे इस तरह का, ठीक है, ये मेरा कोई समांतर चतुर्भुज है और इसमें कोई विकर्ण है, मान लीजिए एक तो ये विकर्ण है, ठीक है, और एक तो ये विकर्ण है, ओके। तो इसमें हम लोग ये दिखाए थे कि विकर्ण से क्या होता है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या आता है, बराबर आता है, ये हम लोग दिखाए थे, ठीक है। तो विकर्ण को अगर आप देखिएगा तो ये भी हम लोग दिखाए थे कि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दो समांतर, एक ही समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार पर, ठीक है, स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। यानी इसका क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और आपका इसका क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या कि ये जो विकर्ण है वो क्या कर रहा है, इस पूरा क्षेत्रफल को, पूरा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो सेट 2 में जो थ्योरम था वही थ्योरम आपको कर देना है, ठीक है। और आपको सिर्फ ये दिखा देना है कि भाई ABCD, ठीक है, ABCD समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, वो जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो बराबर होता है यानी समद्विभाजित करता है। और ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार, ठीक है, एवं एक ही समांतर रेखा, एक ही
समांतर रेखा के बीच, ठीक है, स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहीं से इस बात को निकाल लेना है और आपका ये आसानी के साथ में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। हाँ, सेट 2 वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसको बना करके लिख दीजिएगा। आगे देखिए क्या है, उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए चित्र में चित्र आपको दिखाया गया है। ठीक है, हमको उसमें AD का मान निकालना है। देखिए ये चित्र है, इस चित्र में आपको जो जो दिया हुआ है सो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AB आपका 16 है और AE आपका 8 है। ठीक है, AB जो है आपका ये 16 है, AE जो है ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, AE और CF जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। CF ये जो है आपका ये वाला आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को फाइंड करना है AD, A से लेकर के D तक जो है AD ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा ये। देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेरा AB क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है आपका, तो इसलिए जो AB का मान है वही किसका होगा, वही आपका CD का भी होगा, आमने सामने का इक्वल रहता है। ठीक है, तो अब देखिए तो अच्छा, अब हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं कैसे, उसका बेस लेते हैं और उसका हाइट लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका, देखिएगा तो CD और गुना AE ये होगा। ये हो गया इसका आधार D से लेकर C तक, और ये हो गया इसका ऊंचाई। ठीक है, और अगर हम इसको आधार मान लें AD को, तो AD लेंगे तो फिर ऊंचाई क्या लेंगे, इस पर जो लंब है वो है CF, तो AD गुना क्या होगा, CF होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल एरिया आएगा, एक ही जो है समांतर चतुर्भुज का दोनों क्षेत्रफल है तो दोनों एक जैसा होगा। अब देखिए CD का मान कितना है, CD का मान है आपका 16 और AE का मान है 8। ठीक है, AD हमको निकालना है और CF का मान कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, AD बराबर आ जाएगा आपका 16 गुना 8 बटा का 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता है, तो चाहे तो गुना कर लीजिए ऊपर में, तो ऊपर में आपका आ जाएगा 128 बटा का 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.8 सेंटीमीटर। तो ये निकालना था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। एक ही समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल आप यहाँ पे दो तरीक़े से निकाल करके बराबर कर लीजिएगा। क्षेत्रफल चूँकि हमेशा बराबर ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ से आपको AD मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, उसमें क्या बोलता है कि आपको सिद्ध करना है कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है। ठीक है, यानी एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट सेंटर आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है फिगर में बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र है, चित्र में हम लोग दो कॉर्ड लिए हैं। ठीक है, एक हम लोग लिए हैं AB और एक हम लोग लिए हैं CD, दो ठो जीवा है और दोनों केंद्र पर जो है बराबर कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमको ये साबित करना है कि AB और CD क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखिएगा, माना AB तथा CD दो जीवाएं हैं। ठीक है, जहाँ क्या है, कोण AOB बराबर है COD का। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि AB जो है वो CD के बराबर होगा, यानी AB कॉर्ड CD के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है सिद्ध करना है। इसको कैसे करेंगे, दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में। ठीक है, अब देखिए
देखिएगा तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, और ओ सी भी त्रिज्या है, सब तो रेडियस ही है, तो ओ ए आपका ओ सी के बराबर हो जाएगा, क्या है ये, त्रिज्या है दोनों, ठीक है। इसी तरीके से ओ बी ये आपका ओ डी के बराबर हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है, तो ओ बी बराबर ओ डी, ये भी हम लोग का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा, फिर हमको ये कोण भी बराबर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है बराबर, इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कोण है, कोण ए ओ बी, ये दिया हुआ है बराबर कोण सी ओ डी का, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो दो भुजा हो गया और एक हो गया एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ओ ए बी है वो क्या है, वो सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ओ सी डी के, किससे, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, दो साइड हो गया, एक एंगल, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, सर्वांग समता से, ठीक है। तो ये आपका दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो सीपीसीटी क्या बोलता है कि बचा हुआ भुजा भी बराबर होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा, कैसे, सीपीसीटी से, ठीक है, यानी आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि ए बी सी 69 डिग्री है और ए सी बी 31 डिग्री है, तो बी डी सी का मान निकालिए। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिए तो यहाँ पे इसको आप मत समझिएगा कि ये आपका ब्यास है, ब्यास नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग कोण ए निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी को ले लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण ए जो है हम लोगों को वो तो निकालना है, बी है 69 और सी है 31, बराबर हो गया 180, ठीक है। तो कोण ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस, ये इधर जोड़िएगा तो 100 हो रहा है, तो 100 ले आइए इधर, तो क्या हो रहा है 80, ये कोण ए आपका 80 ही आ रहा है, याद रखिएगा। हाँ, अगर ये 90 आता तब हम बोलते कि BC मेरा क्या है, BC मेरा व्यास है, लेकिन ये 80 ही आया है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा, ठीक है, आंतरिक कोण समान होता है ना, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक ही जीवा है यहाँ पे, एक ही जीवा द्वारा, ठीक है, द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाई ए सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल, ठीक है, ऑन द सेम साइड, है ना। एक ही साइड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ही साइड में ए भी है, एक ही साइड में डी भी है, तो कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो जितना ए है उतना ही कोण ये भी बनेगा, क्योंकि आप एक ही कोण से काम कर रहे हैं, एक ही जीवा से काम कर रहे हैं, BC से, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल डी जो है वही होगा जो क्या है, एंगल ए है, कितना होगा, 180 डिग्री हो, सॉरी 80 डिग्री होगा। यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोलता है हम लोगों को कि कबड्डी टीम द्वारा मैचों की श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इसका आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कीजिएगा, बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर, ठीक है, सजा दीजिए। कितना हो गया, तो देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका छोटा सा शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपका आ रहा है 2, ठीक है, 2 को हटा दीजिए। फिर आपका आ रहा है 2 के बाद 5, ठीक है, 5 को ले लीजिए। उसके बाद आ रहा है आपका 8, देखिए 2 बार है ना, तो 8 को 2 बार ले लीजिए, 8, ठीक है। अच्छा 7 इसके बाद 7 भी आ रहा था 2 बार, तो 7 भी हम लोग ले लेंगे। यहाँ भी 7 है, ठीक है, यहाँ भी 7 है आपका, और यहाँ भी 7 है, तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, 2 5 के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, 7 8, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद जो छोटा टर्म है वो है आपका 10 भी 2 बार देखिए आ रहा है, तो 10, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का हो जाएगा
10 के बाद आपका आएगा 15 आएगा, ठीक है, 15 को ले लीजिए, 15, फिर आपका आ जाएगा 18, 17 आएगा, 17 को लीजिए, फिर 18 को लीजिए, ठीक है, 17 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर उसके बाद अच्छा 14 भी बीच में था ना, 14 देखिए, इसको भी ले लीजिए, 14 को भी, तो 14 यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14, 15, ठीक है, 17, 18, ओके। अच्छा इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या है, 24 है, फिर 27 है, ठीक है, तो 24, 27, फिर 28 और 48, ठीक है, फिर 28 और 48, तो ये हो गया आपका। हाँ, इसमें देखिए कितना टोटल संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो जो अंकों की संख्या है वो 16 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने अंक हैं आपके, ठीक है, तो कुल यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है हमारा, ठीक है, कुल संख्या कितना है, इसको हम बोलते हैं n, वो है हम लोगों का 16, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, 16 क्या है, 16 एक सम संख्या है, ठीक है, तो सम संख्या अगर है तो ऐसे केस में जो हम लोग का माध्यक होता है वो क्या हो जाता है, तो देखिए जो माध्यक होगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, एक तो हो जाएगा हम लोग का चूँकि 16 है, ठीक है, तो एक तो हम लोग ले लेंगे 16 बटा का 2वां, ठीक है, और इसमें एक जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे क्या, 16 बटा का 2 प्लस 1वां, यानी ठीक है बटा का 2, ये होगा, तो ये हो गया आपका 8वां पद हो गया, ठीक है, 8वां पद, और ये 2 8 16 और 1 2 से काटिएगा तो 8 आएगा, 8 और 1 9, तो 9वां पद, ठीक है, तो 8वां और 9वां पद को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, तो देखिए 8वां पद कौन होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8वां पद, ठीक है, ये बाजू वाला आपका 9वां पद, तो यानी अब 10 को जोड़िए और 14 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 बटा का 2 यानी 12, तो 12 जो है इसका क्या आ रहा है, माध्यक आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, वो क्या बोल रहा है हमको, वो बोलता है कि गेहूं का आटा का 11 बोरा है, कितना बोरा है 11, ठीक है, और इसमें सब में 5 किलो तो लिखा हुआ है, लेकिन 5 किलो से अलग अलग है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो सबका भार देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोरा का दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है इसका। देखिए यहाँ पे कुल बोरों की संख्या कितना है, कुल बोरों की संख्या ये है आपका 11, ठीक है, तो बोलता है 5 किलोग्राम से अधिक भार होने की प्रायिकता निकालना है आपको, अगर कोई एक बोरा चुना गया तो वो बोरा 5 किलोग्राम से अधिक वाला होना चाहिए, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए 5 किलोग्राम, ठीक है, से अधिक भार वाले बोरों की संख्या, ठीक है, ये इसको देख लीजिए कितना है, तो कितना है देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, 5 से अधिक लेना है, ठीक है, 3, तो ये देखिए 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, 7 ही लेंगे, 5 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 5 से अधिक बोला है हम लोग तो 5 वाला नहीं लेंगे, जो 5 से ज़्यादा था, ठीक है, 5 किलो से बेसी था उसको लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो क्या ये आपका 7 है, तो जो आपसे प्रायिकता पूछ रहा है तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो प्रायिकता किससे किसका, ठीक है, 5 केजी से अधिक, ठीक है, बोरा प्राप्त होने का, है ना, प्राप्त होने का प्रायिकता क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो गया, और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 11, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 सिक्कों को एक साथ 2000 बार उछाला जाता है, ठीक है, 200 बार उछाला जाता है, और परिणामों की बारंबारताएं नीचे दी हुई हैं, यानी 3 चित ये 23 बार आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चित होगा,
2 चित, ये 72 बार, 1 चित 77 बार और कोई चित नहीं, ये आपका आता है 28 बार। ठीक है, सबको अगर जोड़ दें हम लोग तो 3 2 5 और 7 12 और 8 20, 4 और 7 11 और 7 18 2 20। ठीक है, 200 होता है टोटल। ठीक है, तो कुल जो है आपका 200 आ रहा है, ये सही है। ठीक है ना। चलिए, बोलता है 3 चित्त एवं कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 बात पूछा है कि 3 चित्त आए, ठीक है, और साथ में कोई भी चित्त नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड वाला केस है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, लिखिएगा आप। ठीक है, कुल तो हमारे पास में जो संभव जो परिणाम है वो 200 है। ठीक है, अब उसके फेवर में जो होगा तो उसका हम लोग ऐसे करेंगे, पहले ऐसे निकालिएगा। ठीक है, प्रायिकता, किसका प्रायिकता निकालना है हम लोगों को? हम लोगों को निकालना है 3 चित्त आने का। ठीक है, 3 चित्त प्राप्त होने का। ठीक है, तो 3 चित्त प्राप्त होने का प्रायिकता क्या होगा? तो 3 चित्त देखिए आपको 23 बार प्राप्त होता है। ठीक है, 3 सिक्का को 200 बार उछाला गया है, तो उसमें 23 बार जब उछालेंगे तो तीनों में हेड आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको बटा कर दीजिएगा, बटा का कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो देखिए, तो 3 चित्त आने का अनुकूल परिणाम कितना है? तो देखिए यहाँ पे 23 है, 3 चित्त दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे ऊपर में 23 हो जाएगा और नीचे में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना है? 200। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि कोई भी चित्त नहीं आने का, तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हैं प्रायिकता। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिएगा प्रायिकता कोई चित्त प्राप्त नहीं होने का। ठीक है, नहीं होने का, तो कोई चित्त नहीं का मतलब क्या? 0 चित्त हो गया। तो 0 चित्त वाला आप देखिएगा तो कितना है? देखिए यहाँ पे 28 है। ठीक है, तो 28 हो जाएगा इधर संभव परिणाम, और कुल जो परिणाम है वो 200 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा इसको ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई चित्त नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा का कुल परिणामों की संख्या। तो कोई चित्त नहीं आ रहा है 28 में, और टोटल है आपका 200, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको आप 200 काट दीजिएगा, तो 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28 और नीचे में 100, फिर 2 से काटिएगा तो चाहे तो आप 7 बटा का कितना लिख सकते हैं? 7 बटा का 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर था। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बनाना था। तो आपको हम पहले भी बोले थे कि चूँकि आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है, तो आप अपना पसंद का कोई भी 5 क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है और आपके लिए आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्या? सेक्शन सी में। ठीक है, सेक्शन सी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में फिर से हम लोग को क्या है? कोई भी 3 क्वेश्चन करना है, लेकिन हम आपको 5 बता देंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए, आइए करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह का त्रिभुज बना लेंगे, ABC त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक रचना करेंगे कि AB के समांतर एक CD, ठीक है, किरण लेंगे। ओके, अच्छा, और जैसा कि दिया हुआ है कि E और F को मिलाना है, E और F मेरा दोनों भुजा का मध्य बिंदु है, तो हमको साबित करना है कि EF क्या होगा? समांतर होगा BC का। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि मान लेंगे हम लोग क्या कि ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें E तथा F क्या है? क्रमशः
क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को साबित ये करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ये जो ई एफ बनेगा, ई और एफ ये समांतर होगा किसका, तीसरा भुजा बी सी का। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक रचना कर लेंगे। ठीक है, रचना क्या करेंगे, देखिए लिखिएगा रचना ये कर लीजिएगा कि सी डी, ठीक है, सी डी समांतर ए बी खींचे। ठीक है, ये हम लोग सी डी एक खींच लिए ए बी के समांतर। ठीक है, तथा क्या किए, तथा ई एफ को ठीक है, ई एफ जो लाइन है, ई एफ को सी डी तक बढ़ाया। ठीक है, इसको सी डी तक बढ़ा देंगे, मतलब ये लाइन पूरा हम लोग का यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। हम इसको हटा रहे हैं, अब सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, चूँकि जगह यहाँ पे कम है। तो देखिए इसको हम हटा लेते हैं, हट गया ये। ठीक है, अब हम यहीं पे जगह बना के सिद्ध करेंगे। आप लोग वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का चुनाव करेंगे। यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है, त्रिभुज ए ई एफ, ठीक है, तथा त्रिभुज सी डी एफ में, ये दोनों त्रिभुज लीजिए। कौन कौन त्रिभुज लिए हैं, देखिए ये एक लिए हैं हम सी डी एफ, ये वाला एक लिए हैं, और एक हम ये वाला लिए हैं। ठीक है, ए बी ए ई एफ। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या दिखेगा। देखिए पहले तो कि ये कोण जो है और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, चूँकि क्या है, चूँकि देखिए अभी उन्होंने बोले कि ए बी जो है वो समांतर है किसका, सी डी का। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ए ई एफ ये बराबर हो जाएगा एंगल सी डी एफ का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सी डी एफ है ये ना, सी डी एफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा आप, ये कोण और ये कोण ये तो आपस में बराबर ही है। ठीक है, तो क्या है, आप देखिएगा कोण ए एफ सी ए एफ ई ये बराबर है किसका, कोण सी एफ डी का। देख रहे हैं, ए एफ ई बराबर है सी एफ डी का। ठीक है ना, ये आपका कोण ए एफ ई ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी एफ डी का। ये क्या है, ये हम लोगों का शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ए एफ और एफ सी क्या है, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, इसलिए कि एफ आपका क्या है, एफ आपका मध्य बिंदु है ए सी का, हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो बराबर बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, मध्य बिंदु है। चलिए, तो अब देखिए दो कोण बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, एंगल साइड से। ठीक है, या एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये दोनों सर्वांगसम हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज ए ई एफ ये क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज सी डी एफ का। ठीक है, किससे, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, इस सर्वांग समता से। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दोनों सर्वांगसम अगर हो गया तो सर्वांगसम होने के बाद क्या है, बचा हुआ जो भुजा है वो भी क्या होगा, आपका बराबर होगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि जो ई ए है वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हम लोग का सी डी का। ठीक है, किससे, सी पी सी टी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है,
परंतु क्या है, परंतु ये है कि जो ई ए है वो किसके बराबर है, वो आपका ई बी के बराबर है। ठीक है, क्यों? चूँकि ई जो है आपका मध्य बिंदु है ए बी का, ई ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए ई ए और ई बी बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई ए सी डी के बराबर है, ई ए ई बी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ई ए है, ठीक है, जो मेरा ई बी है वो सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ई बी है वो क्या हो गया, वो आपका सी डी के बराबर हो गया। तो अब देखिए ई बी जो है, ये ई बी किसके बराबर हो गया है, सी डी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखिए बगल में यहीं पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा और ये भी है, क्या है, तथा ये है आपका कि ई बी जो है वो क्या है, वो समांतर है किसका, सी डी का। क्यों? इसलिए कि ए बी समांतर है सी डी का, तो ई बी भी ए बी का भाग है, तो ई बी भी समांतर हो गया सी डी का। तो ई बी समांतर है सी डी का और ई बी सी डी के बराबर है। तो ई बी सी डी के बराबर है और समांतर है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो ई बी सी डी हो जाएगा पूरा, ई बी सी डी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज है ना, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यानी क्या हुआ, यानी जो ईडी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी समांतर हो जाएगा बीसी का। ठीक है, अगर ईडी समांतर है तो ईडी तो ईएफ का बढ़ा हुआ भाग है, तो आपका ईएफ समांतर हो जाएगा बीसी का। ठीक है, इस तरीके से ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा जो हमको प्रूफ करना था। तो आराम से बस प्रूफ करना है, कुछ करना नहीं है। दोनों ट्रायंगल जो हम लिए हैं शुरू में उसको कांग्रुएंट यानी सर्वांगसम दिखाने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो अपने आप खुद ब खुद ये थ्योरम आपसे प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम बताए हैं इसी तरह से आप साफ साफ एग्जाम में बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फिर आ रहा है हम लोगों का 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्या बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में ई जो है माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है। फोटो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ए डी का जो है वो मध्य बिंदु है, ये ए है। ठीक है, तो ये डी है, ये बी है और ये आपका सी है। और ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ये आपका ई। ठीक है, ये हम लोगों को दिख रहा है। तो हमको दिखाना है कि जो बी ई डी का क्षेत्रफल है वो ए बी सी का 1/4 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से बनाइएगा, बोलिएगा क्या कि दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, ऐसे कर दिया गया है कि क्या है, हम लोगों का ई जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा अगर ए डी का मध्य बिंदु है, बात ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि ए ई जो है आपका वो ई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी है कि ए डी क्या है, ए डी जो है आपका वो माध्यिका है, ए डी माध्यिका है। ठीक है, तो अगर ए डी माध्यिका है इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो इसको इक्वल भाग में बांट देगा। यानी क्या यहाँ से पता चलेगा कि बी डी और डी सी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग काम करते हैं। तो हमको दिखाना है कि भाई जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से हम लोग को करना है कि ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 होगा बी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए देखिए, इसको ऐसे शुरू कीजिए कि जैसे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ए डी मेरा मीडियन है, तो ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चूँकि क्या है, चूँकि ए डी जो है वो माध्यिका है यानी मीडियन है, माध्यिका है, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो ए बी डी है,
ए बी डी का जो मतलब क्षेत्रफल है, ठीक है, वो एरिया है, वो क्या होगा, वो 1/2 होगा एरिया ऑफ ए बी सी। बात समझिए अच्छा से, क्योंकि पूरा जो त्रिभुज है उसका 2 पार्ट किए हैं हम लोग, ठीक है, और दोनों बराबर पार्ट है, तो इसका मतलब है कि ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो पूरा बड़ा त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं फिर से कि हम लोग अगर ए बी डी का बात करें तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए बढ़िया से, हाँ, ए बी डी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी ई जो है वो क्या है, माध्यिका है, बी ई माध्यिका है, ठीक है, अच्छा से देखिएगा, हाँ, चूंकि ई मध्य बिंदु है, तो ई अगर मध्य बिंदु है तो ये और ये पार्ट तो बराबर है, ठीक है, तो बी ई भी आपका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे ऊपर बोले थे कि एरिया ऑफ बी ई डी, अगर हम सिर्फ एरिया ऑफ बी ई डी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर के हिसाब से ही आधा हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ए बी डी का, होगा ना पक्का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी डी का आधा हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, तो हमको जो काम करना था वो यहाँ से जो है प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। हमको एरिया ऑफ बी ई डी निकालना था, तो एरिया ऑफ बी ई डी मेरा आ गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1/2 कर दीजिए, ठीक है, और एरिया ऑफ ए बी डी का मान ला करके डाल दीजिए। तो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप समीकरण 3 ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। तो देखिए अब आपका प्रूफ हो गया क्या, कि एरिया ऑफ बी ई डी, ये जो पूरा था एरिया ऑफ बी ई डी, ये क्या हो जा रहा है, 1/2 यानी 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो बी ई डी का जो क्षेत्रफल है, ये बी ई डी का जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्या है, पूरे त्रिभुज का 1/4 है। तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छा से चलना है और अच्छा से चलिएगा तो आपका खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसको आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का 17 नंबर रचना का क्वेश्चन है। ए बी सी का रचना करना है, ठीक है। बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है, बी 45 डिग्री है और ए बी माइनस ए सी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए, बता रहे हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जो है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लेंगे बी सी 8 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा बी है और ये मेरा मान लीजिए आपका यहाँ पे सी है, ठीक है। बी सी ये क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक रेखा ले लेंगे स्केल से। अब हमको बी पे बनाना है 45 डिग्री, ठीक है। तो बी पे 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, बी पर सेंटर करके, ठीक है, और जो है एक चाप लीजिए, मान लीजिए ये आपका ऐसा हुआ, ठीक है, चाप। फिर यहाँ से कट कीजिएगा तो ये 60 होता है, ये 120 होता है। इसके बीच में फिर यहाँ से यहाँ कट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 90। तो पहले तो 90 बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस टाइप से बनेगा आपका 90। तो पहले इसको मिला लेंगे बी के साथ में ऐसे, ठीक है। तो ये आपका बन गया 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। अब 90 डिग्री को आधा कीजिएगा, तो यहाँ से मान लीजिए एक वही चाप लेके यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इससे मिला लीजिएगा तो मान लीजिए ये आपका इस तरीके से चला, ठीक है। और ये जो है आपको कितना मिला, ये आपको मिल गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो बी पे बना लिए 45 डिग्री, ठीक है। अब इस बी वाला ये जो 45 डिग्री का कोण है, इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे और मान लीजिए इसको हम ले गए कहाँ तक, ऐसे ही बी एक्स तक ले गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को चूँकि दिया हुआ है कि ए बी माइनस ए सी आपका 3.5 है, तो 3.5 का, ठीक है, चाप माप लीजिए स्केल से और बी पे रख करके चाप काटिए। मान लीजिए ये चाप आपका कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, डी पे कट रहा है, हाँ। तो डी से ये जो बी डी होगा, ये बी डी कितना होगा, याद रखिएगा, ये बी डी होगा 3.5, ठीक है। तो डी से आप सी को मिला दीजिए, मान लेते हैं हम डी से सी को इस तरीके से मिला दिए, ठीक है, ऐसे मिल गया डी से सी। अब क्या करना है, अब हम लोग को डी सी का समद्विभाजक खींचना है, ठीक है।
समद्विभाजक खींचने जानते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रखिए, ठीक है। तो ये हम लोग का असल में जो है वो एक तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो हम लोग खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो डीसी का समद्विभाजक हम लोग खींचेंगे, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे रखिएगा आप एक आर्क, ठीक है, चाप यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे सेंटर कीजिएगा और कोई रेडियस लेकर के मान लेते हैं कि हम यहाँ से काटे, ठीक है, ओके। तो काटिएगा तो मान लीजिए इस तरह से कटेगा और नीचे में आपका इस तरह से कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ से काटिएगा तो ये ऐसे कटेगा और फिर आपका ये ऐसे कटेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके मिला देना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम मिला देते हैं तो हमको इस तरीके से मिलता है, ठीक है। एक स्केल लीजिएगा, स्केल से दोनों को मिलाइएगा, थोड़ा तिरछा मिला ना, थोड़ा ये सीधा मिलेगा, ठीक है। तो ठीक कर लेते हैं इसको, देखिए इस तरीके से मिलेगा ये। मैं तो दिखाता हूँ बनाकर, चूँकि यहाँ पर तो हम लोग ये कर रहे हैं ना। आप तो इसको जब बनाएंगे कॉपी पे तो ये आपका फिर एग्जैक्ट बनेगा जब आप पूरा डिवाइस लेके बनाएंगे तो, ठीक है। इस टाइप से देखिए आपका कटेगा। अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये और तिरछा जाएगा, चूँकि 45 हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो थोड़ा तिरछा जाएगा ये, खैर आप बनाइएगा तो इसी तरीके से देखिए आपका बनेगा ना। आपका यहाँ पे कटेगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको खींचना है यहाँ पे। थोड़ा और एग्जैक्ट हम खींच देते हैं तो हो जाएगा क्लियर, घबराइए मत, ठीक है। देखिए यस, इस तरह कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम चाप रख के काटे तो ऊपर में ऐसे कटा और नीचे में ऐसे कटा, ठीक है। डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऊपर में जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आप ए ले लीजिएगा और उस ए से, ठीक है, आपको क्या करना है, सी को मिला देना है। ए से किसको मिला देना है, सी को। ए से आप सी को मिला दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से जो ए बी सी बनेगा ना, ए बी और सी, ये जो बनेगा यही आपका क्या होगा, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये ए बी सी इस तरीके से जो प्राप्त होगा, जैसे हम बताएं आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका रचना लिख देते हैं। रचना का चरण क्या होगा देखिए, तो रचना के चरण क्या करना है, सबसे पहले ये करना है आपको कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे, ठीक है। रेखाखंड लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे कि B पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या खींचेंगे, BX रेखा खींचेंगे, ठीक है। रेखा खींचा, ठीक है, ये काम कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद ये करना है कि AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है, B को केंद्र मानकर, ठीक है, BX पर कटेगा, ठीक है। तो BX पर कटेगा, B को केंद्र मानकर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये D पे कटता है, ठीक है। माना यह बिंदु D पर कटता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो अब जो है CD का D को C से मिला देना है, ठीक है। C को D से मिलाएं, ठीक है, से मिलाया और क्या करना है, और इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तथा क्या करना है, तथा CD का लंब समद्विभाजक, ठीक है, खींच लेंगे, जो BX को कहाँ पे काटेगा, A पर काटेगी, A पर
काटती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बी एक्स को ये ए पर काटा, ठीक है। तो इस प्रकार जो ए बी सी प्राप्त होगा वही हम लोग का अभिष्ट त्रिभुज होगा, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या है, यही हम लोगों का अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से काम करना है आपको, और रचना का चरण लिख देना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। तो जैसे हम बताए थे वैसे से आप कीजिएगा, और अगर आप पहले से किए हुए हैं तो उसी का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं 18 और 19, ठीक है। देखिए 18 और 19 तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए 18 नंबर में क्या है कि आपको त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जहाँ भुजा का अनुपात ये दिया हुआ है और परिमाप ये है, ठीक है। तो इसको बहुत हम लोग पहले भी बनाए थे, ठीक है, अभी भी बना लेंगे। देखिए आराम से कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाइएगा। माना कि, ठीक है, भुजा, जो भुजा है वो क्या है, भुजाएं क्या है, x लगा दीजिए, 12x, 17x और क्या है, और आपका 25x है, ठीक है। देयरफॉर तो परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो सारे भुजा को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 540। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 12 और 17, कितना हो गया 29, 29 और 25 54 हो जा रहा है, ठीक है। तो यह हो गया आपका 54x बराबर 540। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 540 बटा का 54, काट दीजिएगा तो 10 आ गया, ठीक है। x का मान 10 आ गया तो आपको भुजा मिल गया, ठीक है। देयरफॉर भुजा क्या हो गया, भुजाएं आपकी हो गई a बराबर 12x यानी 120, x का मान रख दीजिएगा तो सेंटीमीटर, b बराबर 17x यानी 170 सेंटीमीटर, और c बराबर 25x यानी 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका परिमाप दिया हुआ है, तो s क्या होता है, s जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, यानी 540 बटा का 2, तो क्या हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जो क्षेत्रफल निकालना है भूखंड का वो क्या हो जाएगा, तो देखिए त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। हम लोग हीरो सूत्र से निकालेंगे। क्या होता है हीरो सूत्र, तो ये होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। अब देखिए s कितना है, s है हम लोगों का 270, ठीक है। तो 270 में पहले a को घटाइए, a कितना है 120, फिर 270 में आप b को घटाइए 170 है, फिर आप 270 में c को घटाइए ना 250 है, ठीक है। अब देखिए कि इसका मान क्या आता है, तो इसका मान देखिए आ जाएगा हम लोग का, यहीं पे कर लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 270 में 120 गया तो कितना बचा 150, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका 100 और यहाँ पे आपका बच जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकालने का तरीका ये होता है, आसान तरीका जो है वो ये कि 4 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो से 2 जीरो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बच रहा है आपका 27 बच रहा है, गुना 15 गुना 10 और गुना 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 है, 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 तिया 27, 15 को 3 पचे 15, 10 को 5 दूना 10 और 1 तो 2, ठीक है। अब देखिए सब जो है जोड़ा में है, कैसे देखिएगा, 100 तो 100 है, 9 से आपको 3 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। फिर ये 2 3 से 1 3 निकल जाएगा, ये 2 5 से आपको 1 5 निकल जाएगा, और ये दोनों 2 से आपका 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 और दूना 90, तो 90 आ गया, और पहले से 2 जीरो था तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा गुना नहीं करना है, आप आराम से काम कीजिएगा तो आपका ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर, वो बोलता है कि आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, ठीक है। ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर मॉडल सेट में आया है और एग्जाम में भी आएगा और आपके लिए आसान पड़ता है, तो इस सब क्वेश्चन को जरूर बनाइए जो आपके लिए आसान है, ठीक है। इसमें जो हम लोगों को वर्ग अंतराल लेना है वो लेना है इस तरीके से 30 40 40 50, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है, या मिलान चिन्ह भी इसको लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बारंबारता, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब शुरू कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, सबसे जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या वो कौन है, तो देखिए वो है आपका, सबसे छोटा कौन है इसमें खोजिएगा तो जैसा दिख रहा है मुझे लगता है सबसे छोटा 30 है, 30 से छोटा तो कोई नहीं है, तो 30 यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो 30 है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे जो बड़ी संख्या है यहाँ पे वो है हमारा कितना, वो है सबसे बड़ी संख्या 110, ठीक है, 110 है, यही है, तो 110 है। तो हम लोग देखिए इसको जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए 30 से 40 कितना है, तो याद रखिएगा कि अंतिम वाला को नहीं लेते हैं ना 40 को, और शुरू वाला को लेते हैं 30 को, ठीक है। तो 30 से 40 को ऐसे देखिए, हाँ, तो 30 से 40 में कौन कौन आएगा, देखिए हम जो आएगा उसको काटते जाएंगे, हाँ। देखिए 1, फिर आपका कौन है, फिर हम लोगों का आ जाएगा 2, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह हम लोग कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ बारंबारता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसके बाद है 40 से 50, तो 40 से 50 में देखिए कौन कौन आ रहा है, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 आ रहा है, देखिएगा 1 2 3 4, इसको कहते हैं 5, ये 5 हो गया, और एक 6, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6, ठीक है। फिर देखिए 50 से 60, तो 1, ठीक है, 2 ही आ रहा है, तो इसमें आपका हो गया 1 और 1 2, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए 60 से 70, 60 से 70 में देखिए कौन कौन है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रहा है फिर से, 1 2 3 4 करके ये आपका हो गया 5, ठीक है। चलिए 70 से 80 में देखिए, 70 से 80 में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो फिर से देखिएगा 1 2 3 4, ये हो गया 5 और एक 6, तो यह भी आपका 6 आ गया। अब ये 80 से 90, तो 80 से 90 में कौन कौन है, तो देखिए 1 2, ठीक है, 2 ही है, तो यहाँ पे फिर से आपका फिर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2। 90 से 100, 90 से 100 में देखेंगे तो 1 2, ठीक है, तो फिर से इसमें 2 ही आ रहा है, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। 100 से 110, ठीक है, 100 से 110 देखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 1 और एक 2, तो इसमें भी 2 ही आ रहा है, ठीक है, 2। तो देखिए एक और लेना पड़ेगा 110 से 120, ठीक है, इसमें सिर्फ 110 आ रहा है, तो ये हम लोग काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। इस तरीके से देखिए आपका ये टेबल जो है ना ये पूरा होगा, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट में देखना है कि कुल आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कुल कितना हो रहा है देखिए, तो कुल हम लोग का हो जा रहा है 6 3 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 और 2 26, 26 3 29। यहाँ देखिए कितना फिगर दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 29 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आपका 29 मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। पहले भी हम लोग इस तरीके से बनाते थे, तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहता है, सिंपल रहता है। जिसको आप गिनते जा रहे हैं उसको आप काट करके हटाते जाइएगा, तो खुद ब खुद आपका टेबल में लास्ट में कोई भी संख्या नहीं बचेगा, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि जब भी कोई वर्ग अंतराल लेंगे ना, तो शुरू वाला अंक जो रहता है उसको लिया जाता है, लेकिन उसमें फिर लास्ट वाला को नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए कि फिर जब वो बाद में आएगा तो बाद वाला में फिर वो शुरू वाला में लिया जाएगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से बनाइएगा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर और ये सारा मॉडल सेट समझ में आ गया है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि हाँ आपको अच्छा लगा है, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। जितना भी आप शेयर करेंगे ना, चाहे आपका दोस्त कहीं भी पढ़ता हो, ठीक है, यहाँ पढ़ता हो या बाहर पढ़ता हो, अगर उसको आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उसको भी ये हेल्प करेगा। जितना भी हम लोग ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ऐसे ही देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि अभी आपका 9th क्लास है। मैं 10th, 11th, 12th हर जगह आपको पढ़ाने वाला हूं जब तक आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैथ का सारा सेट हम लोग पूरा कर दिए हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारा देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएगा और 40 में आपका 40 ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। साइंस का जो विज्ञान का सेट है वो भी हम बना करके डालने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और 11th के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी दीजिएगा, उनका भी सेट हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।